हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का नाम आते ही मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉज क्या हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस को लेकर कंप्लीट जानकारी लेना है तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो में सब एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की। सबसे पहले जान लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। फ्रेंड्स, यूजुअली जिस तरह एक स्त्री के शरीर में यूट्रस मौजूद होता है, यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग पाई जाती है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद होते हैं और यही एंडोमेट्रियम कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आके धीरे धीरे पूरे माह मोटी होती है। फिर फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन ना होने के बाद ये धीरे धीरे टूटकर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शक्ल में वजाइना से बाहर आ जाती है, जिसको हम पीरियड्स भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह के एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जब यूट्रस के अंदर मौजूद ना हो, यूट्रस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि वह यूट्रस के बाहर भी मौजूद हो जाएं डिफरेंट जगह पे, और उसके साथ साथ वो एवरी पीरियड्स के साथ एक्टिव भी हों, तो इस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। आइए जान लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस यूजुअली कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंडोमेट्रियल की टिश्यूज़, एंडोमेट्रियल जैसे टिश्यूज़ जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ये यूजुअली ओवरीज में यानी अंडाशय के आसपास, फेलोपियन ट्यूब में या पेल्विक फ्लोर, जो कि हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को जो टिश्यूज़ कवर्ड करते हैं, उसमें कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। और ये काफ़ी कभी पेनफुल कंडीशंस होती हैं और ये कभी कभी बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन सही समय पर इसका पता लगाकर सही इलाज का चयन करके इसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ जब कहीं और डेवलप होकर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन पैदा कर देते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन सबसे कॉमन होती हैं, जिसको आम भाषा में मेडिकल टर्म्स में डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। यानी पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है और ये पेन यूजुअली पीरियड्स के 2 से 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, पूरी ब्लीडिंग के दौरान, और पीरियड्स ख़त्म होने के भी 2 से 3 दिन बाद तक पेशेंट पेन में रहता है। इतना सीवियर पेन होता है कि हमें उनको पेन किलर्स इंजेक्शंस की फॉर्म में भी देने को मिलते हैं, और कुछ कंडीशंस में तो ये इमरजेंसी कंडीशंस का रूप भी धारण कर लेती है। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों को पेनफुल इंटरकोर्स या फिर यूरिनेशन कर पीरियड्स के दौरान ही यूरिन पास करने में या फिर डिफिकेशन करने में भी उसको पेन काफ़ी हद तक फील होता है। मेंस्ट्रुएशन में ही पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो पेशेंट को ब्लोटिंग फील होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ लोगों को डायरिया, किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम्स एक सबसे बड़ा जो कि आजकल बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि पेशेंट्स बेबी ट्राई करने के लिए, कंसीव करने के लिए काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ साथ उसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की भी समस्या आती है, और अंत में जब सारी जांचें कराई जाती हैं तो नतीजा ये निकलता है कि पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि इसके क्या कारण आ सकते हैं। वैसे तो अभी एंडोमेट्रियोसिस का कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन फिर भी जितनी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक सबसे पहले इसका कॉज माना जाता है कि ये रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के कारण हो सकता है। यानी कि यदि किसी स्त्री के जेनाइटल्स में कोई एनॉमली है या किसी कारणवश मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है यदि वो रिवर्स फ्लो में चला जाता है, यानी कि यूट्रस से, वजाइनल से बाहर ना आकर ऊपर की तरफ चला जाता है, जो कि फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवरीज में और ओवरीज से फिर पेल्विस में पहुंच जाता है, तो उसके साथ साथ कभी कभी एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ भी साथ में रेट्रोग्रेड कर जाते हैं और वो बाहर की साइड पर जाकर चिपक जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस का रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, यानी कि जब बॉडी में सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो एंडोमेट्रियल लाइक सेल्स भी प्यूबर्टी के दौरान स्टिक हो जाते हैं एक्सटर्नल यूट्रस के बाहर, जो कि बाद में एंडोमेट्रियोसिस की शक्ल लेते हैं।
कुछ अगर हम पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं तो यदि किसी पेशेंट का प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, यानी कोई सर्जरी हुई है या फिर हिस्टेक्टमी हुई है, तो उस सर्जरी में भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एंडोमेट्रियम के टिश्यू पेल्विक फ्लोर में जाकर चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो होकर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन ले लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की संभावना इसमें बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पेशेंट्स अनेबल टू कंसीव होता है, इनफर्टिलिटी की समस्या सामने आ जाती है। इसके साथ साथ ही पेशेंट को पेनफुल मैंसुरेशन होता है, मैंसुरेशन बहुत हैवी होता है। इसलिए कुछ एंडोमेट्रियोसिस की समस्या की वजह से ही कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पीरियड्स अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यूजुअल एज, जैसे हमने अपने मिनार्की वाली वीडियो में डिस्कस किया है, वो समय से पहले पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में ये देखने को मिलता है कि जो मीनोपॉज की कंडीशन है कि पीरियड्स जो नेचुरली बंद होने की एज होती है वो भी क्रॉस हो जाती है, यानी काफ़ी दिन लॉन्ग उसको प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते रहते हैं, पेन के साथ होते हैं, हैवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट्स के 2 पीरियड्स के बीच का अंतराल भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि उसको जल्दी जल्दी ब्लीडिंग पेन के साथ होने की संभावना होती है, या फिर वो इस तरह की कंप्लेंट्स भी लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जिस तरह हमने बात की, तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस जो कि बहुत ही कॉमन देखने में मिलती है वो इनफर्टिलिटी ही है। पेशेंट के, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कि यदि एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज़ फेलोपियन ट्यूब्स में मौजूद हैं तो वो उस पैसेज को रोक देते हैं, यानी जब गर्भाशय से स्पर्म्स पास होते हैं और उधर ओवरीज में से ओवुलेशन होता है, तो स्पर्म्स और ओवुलेशन द्वारा जो ओवम बाहर निकल कर आया है वो आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना देखने को मिलता है। यूजुअली जो ये कंडीशन इनफर्टिलिटी की होती है वो यूजुअली फेलोपियन ट्यूब्स में मौजूद एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट किस एज का है, क्योंकि हमें इसमें चयन करना पड़ता है बहुत डिफरेंट तरीके की मेडिसिन का, और कुछ केसेस में हमें सर्जरी तक की डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेशेंट की एज कितनी है, क्योंकि एज में यदि पेशेंट्स अभी अपनी फर्टाइल पीरियड में हैं, अभी उसको एक भी बेबी नहीं है, या एक बेबी है, वो अभी अपनी फैमिली प्लान करने के बारे में फर्दर सोच रहे हैं, तो फिर सर्जरी को हम अवॉइड करते हैं। दूसरा ये, यदि पेशेंट जो है मीनोपॉजल स्टेज में पहुंच चुकी है या प्री मीनोपॉजल स्टेज में है, तो फिर हम और पेशेंट की सीवियरिटी पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि प्री मीनोपॉजल स्टेज विद सीवियर पेन के से यदि पेशेंट ग्रसित है तो फिर सर्जरी इसमें बेस्ट ऑप्शन रहता है। सो आइए फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट में नंबर 1 आता है हार्मोनल थेरेपी, सेकेंड आता है सर्जरी, एंड इसके साथ साथ ही पेन मैनेजमेंट तो किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है। यूजुअली इसका बेसिक प्रिंसिपल हम जान लेते हैं कि हार्मोनल थेरेपी में हम यूजुअली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स ही यूज़ किए जाते हैं, और इन हार्मोन्स को यूज़ करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी हार्मोन्स हमारे पीरियड्स को गवर्न करते हैं उनको ओवरकम करना होता है, जिसको ओवरकम करके हम पीरियड्स को या तो सीज करने की कोशिश करते हैं, या फिर पीरियड्स को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, या पीरियड्स के जो मेंस्ट्रुएशन के जो डेज होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग कम होगी या ब्लीडिंग नहीं होगी, उसके साथ साथ ही एंडोमेट्रियोसिस भी कम एक्टिव होता है, और एंडोमेट्रियोसिस से होने वाले पेन को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो सबसे पहला इसमें हार्मोन्स आता है वो GnRH होता है। फ्रेंड, इस तरह के हार्मोन्स यूजुअली जब पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं तो उसमें ओवरी से ओवुलेशन नहीं होता है, यानी कि पीरियड्स इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में पेशेंट ओवुलेट नहीं कर पाता है और उसको ऑलरेडी इनफर्टिलिटी हो जाती है। यानी हम पेशेंट को इस चीज़ के लिए पहले ही काउंसिल कर देते हैं कि इन मेडिसिन को लेकर पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर उनकी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से डायरेक्ट ओवरीज पर इफेक्ट होता है और वो ओवुलेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
इसके साथ साथ ही हार्मोनल थेरेपी में हम पेशेंट्स को कुछ केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्ट से हार्मोन, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट्स की ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ ही यदि पेशेंट्स की पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं, यानी 20 या 18 दिन के अंतराल पर आ रहे हैं, तो उनको भी हम लॉन्ग कर सकते हैं, तो पेशेंट्स को काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ साथ ही यदि कोई पेशेंट हमारे पास इस तरीके से आता है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ से ग्रसित है, तो इस तरह के पेशेंट को हम एस्ट्रोजन डिपेंडेंट हार्मोन्स न देकर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन तरह ही डिपेंडेंट पिल्स देते हैं, जिसका सबसे एक बेटर उपाय होता है IUD, जो कि हम यूट्रस में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर टी या मल्टीलोड की तरह की एक डिवाइस होता है, उसको यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन मौजूद होता है और ये यूजुअली मरीना नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो धीरे धीरे ये यूट्रस में ही हार्मोन्स रिलीज करता रहता है। और यदि पेशेंट्स अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं करता है तो इसकी एक ब्यूटी ये है कि ये टोटल 5 ईयर्स तक वर्क करता है। मरीना डालने के बाद यूजुअली पेशेंट्स का पीरियड्स भी कम होने लगता है, जो अगर हैवी ब्लीडिंग है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, और धीरे धीरे पेशेंट को पीरियड्स सीज होकर एमेनोरिया यानी कि पेशेंट पीरियड्स ना होने की कंडीशंस पैदा हो जाती है। लेकिन जब इसको यूट्रस से विड्रॉ किया जाता है तो धीरे धीरे पेशेंट्स के पेंसुरेशन भी वापस आने लगते हैं। इसके साथ साथ ही पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन जैसे डानाजोल नाम की एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं तो पेशेंट को इस चीज़ के लिए काउंसिल कर दिया जाता है कि वो प्रेगनेंसी ना होने के लिए कुछ बैरियर मेथड जैसे कॉन्डोम, डायफ्राम वगैरह यूज़ करें, क्योंकि हार्मोन्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फिर डानाजोल के साथ नहीं दी जा सकती हैं। तो इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट यूजुअली उस कंडीशंस में होते हैं कि जबकि सीवियरिटी पर ये डिजीज़ होती है, यानी पेशेंट्स को इतना अनबियरेबल पेन होता है, अनबियरेबल ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट्स को हमें मेडिसिन से हम क्योर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशंस में पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसमें यूजुअली हम पहले डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, एक लैप्रोस्कोप एब्डोमेन के थ्रू एंटर करवाकर ये स्टडी करते हैं कि कितने पैचेस कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट पे एंडोमेट्रियोमास या फिर एंडोमेट्रियोसिस के पैचेस मौजूद होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स जब पेशेंट को होते हैं तो पीरियड का ब्लड यूट्रस से तो निकलकर वेजाइनल कैनाल से होता हुआ बाहर आ जाता है, लेकिन यदि ओवरीज में या फेलोपियन ट्यूब्स में या फिर पेल्विक के किसी और टिश्यू पे एंडोमेट्रियल टिश्यू एंडोमेट्रियोसिस के मौजूद हैं और उनसे ब्लीडिंग हो रही है, उसके पीरियड्स के दौरान उसमें ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उनको उस ब्लड को बाहर निकलने का कोई वे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको यूजुअली एंडोमेट्रियोमास कहा जाता है। और इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। इन एंडोमेट्रियोमास की वजह से आसपास के टिश्यूज़ भी इरिटेट हो जाते हैं, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और स्कार एक कंडीशन बन जाती है और आसपास के टिश्यू चिपक कर एडिजन्स की शक्ल ले लेते हैं। तो इन कंडीशंस में हम यूजुअली पेशेंट्स के एडिजन्स को दूर करने के लिए या यदि एंडोमेट्रियोमास बन गए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए लेप्रोस्कोपिकली उनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन इसके भी 100% क्योर रेट नहीं है। यदि पेशेंट प्री मेनोपॉजल स्टेज में पहुंच चुका है या उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी वो इस बीमारी से ग्रसित है, तो फिर यूजुअली पेशेंट्स को हम हिस्टेक्टमी के लिए एडवाइस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसके एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यू कहाँ कहाँ मौजूद हैं। यदि सिर्फ ओवरीज में भी मौजूद हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में भी मौजूद हैं और आप यूट्रस के आसपास भी मौजूद हैं, तो फिर टोटल हिस्टेक्टमी पेशेंट को एडवाइस कर दी जाती है और काफ़ी हद तक उसको इस डिजीज़ से छुटकारा दिलाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी एंडोमेट्रियोसिस पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लोगों को इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में बहुत भय है और इसका नाम सुन के ही शायद उनको लगता है कि कभी कंसीव नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यदि सही समय पर इसका सही उपचार किया जाए तो इनफर्टिलिटी की समस्या को भी काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। हमारे कई पेशेंट ने राइट टाइम पर ही राइट ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट लेके अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर किया है और बेबी को कंसीव किया है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।